और जैसे मैंने शुरुआत की तो कहीं ना कहीं टैगोर जी कहते हैं कि हम जो भी इंसान है ना वो खुद में बेहद सशक्त है। अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है और हमने किसी को पुकारा है, वो अगर साथ नहीं भी देता है और हमने अगर राह सही चुनी है तो हमें अकेले ही खड़ा होना है और उस राह पर चलना है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जब कामयाबी की बात आती है तो हम एथलीट्स को कैसे भूल सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम विश्व एथलेटिक दिवस मना रहे हैं, उन एथलीट्स को याद कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं जिन्हें बेहद ही अनुशासित दिनचर्या को जीना पड़ता है और साथ ही साथ वो कामयाबी के नए नए आयामों को भी छूते हैं, अपने राज्य अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और इसी क्रम में आज एक नहीं बल्कि दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक से हम जानेंगे राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के एथलीट्स और खेल के विषय में, और जो हमारे दूसरे मेहमान होंगे उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम खुद को न्याय दिला सकते हैं। आज जो हम घिरे हुए हैं साइबर वेब में, जो हम सोशल मीडिया के ज़माने में जीते हैं, इसमें जब हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है तो हमारे लिए क्या कुछ कानून है जिससे हम अपना बचाव कर पाएंगे। तो चलिए इन दो बेहद ही खास विषयों पर आज बातचीत तो होगी, लेकिन जैसे कि सुबह की शुरुआत इतनी मोटिवेशनल थॉट से मैंने की है तो क्यों ना थोड़ा और खुद को मोटिवेट किया जाए। और कार्यक्रम बिहार विहान में सुबह सवेरे हम आपको दिखाते हैं कुछ महापुरुषों के ऐसे विचार जिन्हें हम आत्मसात करके पूरे दिन सकारात्मक भी रह पाते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट अनमोल वचन। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन बेहद ही ख़ास है। आज हम विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मना रहे हैं और इसी क्रम में अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक सॉफ्ट स्टोरी जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आज के समय में जो खेल है वो केवल शहरों में ही नहीं रह गया है, ये अब शहरों तक नहीं सिमटा है, अब ये फैल कर पहुंच चुका है गांव में भी। जी हाँ, गांव के वो छोटे छोटे बच्चे भी अब खेल में शामिल हो रहे हैं, केवल अपने गांव का नहीं बल्कि समस्त विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। किस तरीके से और कैसे हम खेल कूद के द्वारा अपने ज़िंदगी में अग्रसर हो सकते हैं, आइए ना देखते हैं इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। हमारे देश भारत में ग्रामीण विकास के फलस्वरूप आज संपूर्ण ग्रामीण परिवेश बदल रहा है। गांव अब विकास की ओर अग्रसर है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण बच्चों एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें योग्य शिक्षकों की बहाली की गई है। इसी क्रम में इन बच्चों एवं युवाओं में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने खेल अब गांव की ओर तथा खेलो इंडिया जैसे स्लोगन दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को जड़ों से जोड़ना है। खेल अब मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि समाज में शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का भी एक प्रभावी तरीका है। गांव में खेलों की ओर बढ़ता हुआ रुझान न केवल ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ला रहा है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। गांव में खेलों के प्रति रुझान पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है और इसका मुख्य कारण बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव है। ग्रामीण इलाकों में अब विभिन्न खेलों के आयोजन होते हैं। भारत सरकार की योजनाओं जैसे खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट ने ग्रामीण इलाकों में खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र, खेल मैदान और खेल सामग्री मुहैया कराई है। गांव में अब सिलसिलेवार ढंग से खेलों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में पंचायतवार खेल क्लब का पंजीकरण किया जा रहा है और पुराने क्लबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि गांव में खेल संस्कृति को विकसित किया जाए और पारंपरिक खेलों को एक नई पहचान मिल सके। साथ ही गांव में स्थापित खेलों, वर्तमान समय में उभरते खेलों एवं अन्य खेलों के खिलाड़ियों को उत्साहित और प्रोत्साहित किया जा सके। यह क्लब गांव-गांव में छुपे हुए प्रतिभाओं को उभारने और निखारने के साथ
उनमें शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक सामुदायिक केंद्र के रूप में काम कर रही है। सरकार इन क्लबों को गांव में खेल केंद्रित माहौल विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा मेडल लो और नौकरी पाओ योजना भी लागू की गई है। इसके अलावा राज्य स्तर पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की मांग, भौगोलिक स्थिति, जमीन की उपलब्धता और महत्व को देखते हुए तय किया जा रहा है कि कहां किस खेल को बढ़ावा दिया जाए। पंचायत स्तर पर खेल मैदान की उपलब्धता के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और उसे सरकार विकसित भी कर रही है। इसके अलावा इंडोर गेम और एथलेटिक्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गांव-गांव में जिम और रनिंग ट्रैक बनवाए जा रहे हैं ताकि गांव के युवा यहां दौड़ने की प्रैक्टिस कर सके और व्यायाम कर सके। यह सरकारी प्रयास और योजनाओं का ही प्रभाव है कि कई युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट भी एक ऐसी योजना है जो लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती है। इसके माध्यम से सरकार ने पूरे देश में फिटनेस और खेलों के महत्व को उजागर किया है, जिसमें गांव को भी शामिल किया गया है। अंततः खेलों का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता हुआ प्रभाव एक सकारात्मक दिशा में संकेत कर रहा है। गांव में खेलों के विकास से युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है और यह देश की समग्र प्रगति में भी योगदान करता है। जी हाँ दर्शकों, तो हमने देखा किस तरीके से जो बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं वो खेल कूद में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन मैं कहती हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और ऐसे ही लाजवाब शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमारी विशेष अतिथि हैं हमारे साथ हैं नुपुर झा, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं खेल विभाग से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। देखिए, हमने अभी देखा वीडियो के माध्यम से भी कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो खेल में आगे बढ़ रहे हैं, जो एथलीट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और समय की जो मांग है उसको पूरी कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज विश्व एथलेटिक्स डे है, तो इसके अवसर पर किस तरीके से एथलीट्स जो हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और कैसे जो खेल है वो भी आगे की ओर देश में अग्रसर हो रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आज का दिन बहुत ख़ास है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में आप बात कर रही हैं, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फाउंडेशन, जिसको अब हम वर्ल्ड एथलेटिक्स कहते हैं, उन्होंने इस दिन की स्थापना ही इसलिए की थी ताकि जो फिज़िकल हेल्थ है, जो स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, जब आप रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे जो एक फ़िटनेस आती है, फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस आती है, उसको इनकरेज करने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। और इसी क्रम में ऐसा होता है कि बच्चों को एक बहुत ही यंग एज से प्रेरित किया जाता है, उनके टैलेंट को, स्पोर्टिंग टैलेंट को ख़ास तौर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा बच्चा क्या खेल सकता है, उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी क्या है। इस बेसिस पे उनको इनकरेज किया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है ताकि वो अपने ज़िला के स्तर पे खेल सकें, अपने राज्य के स्तर पे खेल सकें और उसके बाद फिर नेशनल, इंटरनेशनल, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। उसके बाद उनको रोकने जैसा कुछ ऐसा है नहीं, कोई बाउंड्री है नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंस है इस दिन का, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का। इस अवेयरनेस के लिए इसको स्थापित किया गया था। और बिल्कुल, और अवेयरनेस की जब बात आ रही है और हम बिहार की धरती पर बैठे हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण जो है वो बिहार में ही इनॉग्रेट हुआ और बिहार राज्य में ही उसको मना रहे हैं। इसके विषय में क्या बताएंगे? जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगी आपको कि 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7th एडिशन है उसका इनॉग्रेशन, ग्रैंड इनॉग्रेशन, भव्य इनॉग्रेशन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो मैसेज के माध्यम से उसकी ओपनिंग की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे वहाँ पे, उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को, बताया कि खेल के जगत में, खेल के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, चाहे वो बच्चों को प्रोत्साहन देना हो, उनके टैलेंट को ढूंढना हो,
पंचायत स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिली। और मैं आपको बता दूं कि अब तक का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ आयोजन है, क्योंकि 5 ज़िले बिहार के, पटना का तो आपको पता ही है, जगह जगह पे हमारे होर्डिंग्स और फ्लेक्सेस लगे हुए हैं। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, गया, एक और जगह है, हाँ, नालंदा है जी, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इन सब जगहों पे भी अलग अलग गेम्स चल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बातचीत के क्रम में बताया था कि 2 फेजेस में ये होगा। कुछ गेम्स की शुरुआत अभी हो गई है और कुछ गेम्स की शुरुआत जो है वो 10 तारीख ऑनवर्ड्स होगी, और एक पूरा शेड्यूल जारी किया गया। और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक इन 5 में से जिस भी ज़िला में है वो जाके ये गेम्स ज़रूर देखें। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेम्स देखने के लिए आपको किसी भी पास की या किसी भी किस्म के पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, फ्री है। आप जब भी चाहें जाके देख सकते हैं और गेम्स का आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। जब बात बिहार की हो रही है तो मैं चाहूँगी कि कुछ बात युवा की भी हो जाए, बिहार की युवा की, या फिर मैं राज्य स्तर, स्थानीय स्तर की युवा की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो उन खिलाड़ियों को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो बच्चे खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं या खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है ये, क्योंकि बिहार आप जानते हैं कि एक यंग या एक यूथफुल राज्य है, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ की महत्ता जो है वो राज्य सरकार को बहुत अच्छी तरीके से है। और इसी क्रम में एक हमारा बहुत बड़ी योजना है हमारी, जिसको हम कहते हैं मशाल। मशाल का भी जो शुभारंभ है वो दिसंबर में ही हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आपको बता दूं कि मशाल के माध्यम से बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पे जिस भी ज़िले में है, वहाँ पे हर किस्म के आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स में एक इंटर स्कूल कंपटीशन कराया जाएगा। और इस माध्यम से जो भी बच्चे उसमें उभर कर आएंगे, जिनमें देखा जाएगा कि स्पोर्ट्स टैलेंट है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए इनकरेज किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया वो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल लेते हैं, राज्य स्तर पे खेलते हैं, तो नेशनल्स और इंटरनेशनल्स, तो फिर वो एक सीक्वेंस ही, एक असेंबली लाइन सी बात हो जाती है। तो ये जो मशाल है, इसके माध्यम से बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और हर ज़िले में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहाँ पे ये आयोजन हो रहा है और टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो 12 से 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, क्योंकि यही वो एज है जिसमें टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको नर्चर किया जा सकता है, ताकि वो इसमें अपना भविष्य बना सकें। सिर्फ हॉबी ना रहे बल्कि एक मेन स्ट्रीम करियर की तरह वो स्पोर्ट्स को ले सकें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मैं थोड़ा सा और इससे पीछे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे बच्चों के ऊपर जाऊँ, या फिर मैं उन पेरेंट्स पे बात करूँ जो गांव देहात में रहते हैं, सुदूर जगहों पर हैं, और कहीं ना कहीं उनके जहन में अभी तक ये बात नहीं आई है कि पढ़ाई लिखाई के इतर भी बच्चे खेल कूद से भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। ये सारी बातें अगर खुल के मैं करना चाहूँ आपसे, और उन जो पेरेंट्स को मैं चाहूँ कि आप कुछ कहें, बताएं, या फिर उन बच्चों के लिए, तो क्या कुछ बताएंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। इनफैक्ट मैं खुद जिस जनरेशन से हूँ वहाँ पे खेल कूद को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं थी। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, 10वीं में हमें चश्मे लग गए थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में पहले एक तो स्पोर्ट्स को लेके उतनी जागरूकता नहीं थी, जागरूकता फैलाई भी नहीं जा रही थी मुझे लगता है, और एक करियर के माध्यम मतलब एक करियर के तरीके से भी स्पोर्ट्स को नहीं देखा जा रहा था। पर अब ऐसा हो गया है कि राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं हमारे, जो इंटरनेशनल स्तर पे खेलते हैं, नेशनल स्तर पे खेलते हैं, जो मेडलिस्ट हैं, उनको नौकरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू देना शुरू कर दिया है। मतलब आप अगर एक मेडल लेके आते हैं, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, तो आपके लिए एक नौकरी सरकार में रिजर्व्ड है। तो जब इस तरीके से, अब तक मैं आपको बता दूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि लगभग 347 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिहार सरकार में नौकरी मिल चुकी है, और ये क्रम ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। और बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों को हम एक जो कहते हैं कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जब ये लोग नौकरी लेते जाएंगे और मेन स्ट्रीम नौकरी लेते जाएंगे, इसके अलावा कोचेस की भी बहाली होगी, तो इससे लोगों को समझ में आएगा कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एक शौक नहीं है, उसको करियर की तरह डेवलप किया जाता है। इनफैक्ट आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इसको करियर के फॉर्म में इनकरेज करने के लिए
राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हम जानते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, सेटअप की गई है। इसी साल उसको यूजीसी का रिकग्निशन मिला है। वहाँ पे प्रोफेशनल स्पोर्टिंग के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, डिग्रीज़ ले सकते हैं, जिससे कि आप एक सफल करियर बना सकते हैं अपना आगे। तो हर स्तर पे आपको सरकार सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इच्छा है सरकार की आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। बिल्कुल, लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है लड़कियों के विषय में, महिलाओं के विषय में भी। जो युवा लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि लड़कियों को अगर हम खेल कूद में डालेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर कुछ हानिकारक असर देखने को मिल जाएगा, या फिर लड़कियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, पीछे रखना चाहते हैं। आप क्या कुछ बताएंगी उनके बारे में? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा, ख़ास तौर से क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि बिहार में जो महिला एथलीट्स हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा रिस्क जैसा लोगों को लगता है, या मिथ कहेंगे इसको, रिस्क नहीं कहेंगे, जो सबसे बड़ा मिथ उनको लगता है वो ये है कि जो बच्चियाँ हैं उनके हेल्थ पे कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा, या जो पीरियड्स कहते हैं जिनको हम माहवारी कहते हैं हिंदी में, उसका साइकिल ख़राब हो जाएगा या फिर वो सही समय पे नहीं आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर। पर मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स एक तो इस साइकिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन द सेंस कि आपको फिटनेस के लिए इनकरेज करता है, आप फिट रहते हैं जब आप खेलते हैं। और लड़कियों के लिए उनको इस किस्म का सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उनको एक ख़ास नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, हम एक किस्म की एक योजना चला रहे हैं जिसको कहते हैं कैंपेन है, सॉरी योजना नहीं है, जिसको कहते हैं सिंपली पीरियड्स। ये उन एथलीट्स के लिए है, महिला एथलीट्स के लिए, बिहार की जो उभरती एथलीट्स हैं, ये उनके लिए है। उनको ये समझाने के लिए है कि पीरियड्स आपको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता खेलने से, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल होती है आपकी जब आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और रिसर्च ऐसा कहता है, ये मैं चाहूँगी कि ये जानकारी दूरदर्शन के माध्यम से आपके दर्शकों को पहुँचे, कि खेलने से आपके स्वास्थ्य पे सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रभाव ही पड़ता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, ख़ास तौर से लड़कियां हों, जो ग्रोइंग एज की बच्चियां होती हैं, मुझे लगता है 10 से 16 साल की जो बच्चियां होती हैं, अगर वो खेल के माध्यम से या अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहें या फिर उसमें काम करना चाहें या फिटनेस अचीव करना चाहें, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट ये बात है पूजा जी, कि जब एक बच्ची खेलती है और किसी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करती है, तो वो जो जीत है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई देती है उसे, राइट, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होता है उसके सेल्फ एस्टीम के लिए। उसका जो आत्मसम्मान है वो बढ़ता है और वो अपने आप को रिस्पेक्ट करती है, किसी भी किस्म का अब्यूज़ टॉलरेट नहीं करती फ्यूचर में जाके। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदे अनेक हैं। बहुत सारे। और कहीं ना कहीं आपने जो एक अंतिम में बात कही कि कोई भी उनका फ़ायदा नहीं उठा सकता है अगर आप खेल कूद में हैं, अगर आप फिट हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आज के समय की ज़रूरत भी है। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, और जब लड़कियों की बात हुई है, बच्चों की भी बात हो गई है, तो मैं चाहूँगी एक तमाम उम्र के लोगों के विषय में बात करना, कि किसी भी उम्र के लोग हों, कहते हैं कि उन्हें खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि खेल जो है वो सिर्फ एक हॉबी तो रह नहीं गई है। इनफैक्ट वो हॉबी कभी नहीं थी, हमें बस इसकी जानकारी नहीं थी। खेल के माध्यम से आप न सिर्फ फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस अचीव करते हैं। देखिए, मेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है खेल कूद का। एक क्या होता है कि आपका रूटीन बन जाता है, एक डिसिप्लिन आता है आपकी लाइफ में, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट को पिकअप करें। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप वॉलीबॉल या फुटबॉल या सेपक टकरा जैसे, जिसमें पैर से किक मार के खेला जाता है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इतने डिफ़िकल्ट गेम से स्टार्ट करें। आप बेसिक कार्डियो या बेसिक जिमिंग से स्टार्ट करें, रनिंग करें जितना आप कर सकते हैं पॉसिबली, वॉकिंग करें अगर आपसे और कुछ भी नहीं हो रहा है। और व्यायाम करने का जो एक सलीका है, जो एक डिसिप्लिन है, वो हर इंडियन फैमिली में होता है, हर इंडियन हाउस होल्ड में होता है। इट्स जस्ट दैट कि हम उसकी इम्पॉर्टेंस को धीरे धीरे भूल गए हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बिजी हो गई है। लेकिन अपने हेल्थ के लिए, फिजिकल एंड मेंटल, आपको ये टाइम निकालना होगा और हर एज में निकालना होगा, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको इनकरेज करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता दूं कि जिम्नेजियम सरकार ने बनाए हैं, तो आपको किसी जिम की मेंबरशिप लेके पैसे दे के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी जिम्नेजियम है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का जिम्नेजियम है, आप वहाँ जा सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। वो दिन भर खुला रहता है और हर सरकारी छुट्टी के दिन भी खुला रहता है।
क्या बात है, बहुत संपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, और जब बात एथलीट्स की होती है तो हम एथलीट के जब जीवन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या को हम देखते हैं कि बड़े अनुशासित होते हैं और मानते हैं कि बेहद संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन कामयाबी जो होती है ना वो स्काई इज़ द ओनली लिमिट कह सकते हैं उनके लिए। तो अगर आपसे जानना चाहूँगी, एक एथलीट है या फिर कोई बच्चा, कोई युवा तैयारी कर रहा है, तो उसे अपना जीवन यापन किस तरीके से करना चाहिए? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि एक एथलीट जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है या करती है, सॉरी मैं दोनों के लिए बात करूंगी, तो एक तो वो डिसिप्लिन आ जाता है उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली, वो सवेरे जल्दी उठना, प्रैक्टिस पे जाना, क्योंकि जब वो स्पोर्टिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक कम उम्र में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में पढ़ाई का भी एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो दिनचर्या है उनकी, जो बाकी बच्चों से थोड़ा पहले शुरू होती है, वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो जो ग्रूमिंग होती है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपनी बाकी की दिनचर्या वो जो दिन जैसे भी स्पेंड करते हैं, ये डिसिप्लिन फ्यूचर में उनके बहुत काम आता है। और वो जो एक हाई के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप किसी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब आप उसमें जीतते हैं तो आपके सेल्फ एस्टीम को, आपकी स्पिरिट को ऐसा बूस्ट मिलता है जो शायद किसी मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज़ है, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है, खासतौर से कम उम्र के बच्चों में, और बहुत यूनिक है, और तभी वो बच्चे आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। एब्सोल्युटली, उनको कोई उनका जो एम्बिशन है वो हाई होता है और वो गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं। सारी गुण बताए हैं कि किस तरीके से एक एथलीट अपने जीवन यापन को करे और आगे भी बढ़े, चाहे वो गांव से हो, किसी छोटे राज्य से हो, और वो देश में कैसा अपना नाम कमाए। लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश ज़रूर देती जाएँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को इनवाइट करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हमारा खेल का महाकुंभ हो रहा है बिहार के 5 ज़िलों में, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राज्य सरकार आपको सादर आमंत्रित करती है। कोई पास नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है, आप प्लीज़ आएँ। और ये शेड्यूल मैं आपके माध्यम से शेयर भी करवा दूँगी, आप प्लीज़ जहाँ हो सके इसको टेलीकास्ट करें। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ख़त्म होने के बाद हम महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाले हैं जून में। उसके लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये राजगीर में होने वाला है, और उसके ठीक थोड़े दिन बाद अगस्त में हम मेंस हॉकी आयोजित करने वाले हैं। तो खेलों का जो ये सिलसिला है बिहार में, ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। पिछले नवंबर से हमने ये इंटरनेशनल आयोजन करना शुरू किया था, और अब इस दर में ये हमारा तीसरा आयोजन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और अगस्त तक हम बिल्कुल फुली पैक्ड है। और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इन गेम्स को देखें और ये समझें कि बिहार जो है वो एक स्पोर्टिंग हब बन चुका है, जहाँ पे पहले सिर्फ आईएएस और आईपीएस होते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब बिहार स्पोर्ट्स की राह पे अग्रसर है, और बहुत जल्द ही बिहार एक स्पोर्ट्स पावर हाउस की तरह इमर्ज करेगा, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें साझा करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ दर्शकों, तो हमने देखा कि समय की मांग क्या है। समय की मांग है कि हम जो साइबर अपराधी हैं उनसे हम दो हाथ करें और हम साइबर कानून की पूरी जानकारी रखें। और इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आप हैं आनंद तिवारी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले हमने जाना कि वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से जो साइबर क्राइम है वो क्या क्या है और साइबर क्राइम से जूझने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप कृपया समझाएं कि साइबर क्राइम क्या कुछ है। तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। साइबर क्राइम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स या जितने भी डिजिटल मोड से किया गया अपराध है उसको साइबर क्राइम के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब डिजिटल उपकरण बहुत सारे हैं, डिजिटल डिवाइसेस बहुत सारे हैं, उनके उपयोग से इंटरनेट के यूज़ के ज़रिए किसी के अपराध कमिट किया जाता है तो उसको साइबर क्राइम के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के हम प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, किसी को स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग, तो और किसी के डेटा को चोरी करते हैं, तो ये सारे जो अपराध हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ये सब साइबर क्राइम के कैटेगरी के अधीन आते हैं। अब इनका जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी की निजी जानकारी को चोरी करना, किसी भी व्यक्ति को या संस्था को आर्थिक रूप से या नुकसान पहुंचाना, तो ये मुख्य कारण हैं और जो साइबर क्राइम के अधीन आते हैं।
ठीक है जी। जब साइबर कानून की बात आती है तो हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, जैसे कि हैकिंग, धोखाधड़ी, उत्पीड़न हम कई बार सुनते हैं। आपने जैसा कहा कि जो पहचान की चोरी होती है, ये जो मुख्य प्रकार हैं ये हम मानते हैं कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ एक एक करके कि इसके क्या कुछ कानून बना गए हैं, तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी हैकिंग क्या है और जब हैक हो जाते हैं तो क्या कुछ कानून बनाए गए हैं। तो जैसे हैकिंग का ये हुआ मतलब कि जो आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उस डिवाइस में कोई व्यक्ति, अनऑथराइज व्यक्ति आपको एक्सेस करता है और एक्सेस करके आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं। मूलतः ये उसका डेफिनेशन है। अब उस संदर्भ में जो आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, उसके संदर्भ में आप किसी भी साइबर सेल जो हर राज्य के अधीन सेंट्रलाइज करके उनको एक संस्था बनाई गई है जहां आप अपना उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जहां पर आपको कोई भी इस तरीके की अगर आपके साथ घटना हुई है या क्राइम हुआ है, तुरंत इमीडिएटली वहां आप एक्सेस करके उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक हेल्पलाइन नंबर जो दी गई है 1930, उसमें आप संपर्क करके वहाँ से आप पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई संबंधित जो भी विस्तृत जानकारी है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके का एक पूरा सिस्टम जो है बनाया गया है साइबर क्राइम से, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम से निपटने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जब हम बात करते हैं धोखाधड़ी की तो सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं हमारे बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों के बारे में। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी हमारे घर में, तो हम देख पाते थे प्रत्यक्ष रूप से कि ऐसे चोरी हो रही है, लेकिन अब कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, सब कुछ अप्रत्यक्ष है। सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हम जानकारियां लोगों तक पहुंचा देते हैं और साइबर के थ्रू कई बार हम देखते हैं कि चोरियां हो जाती हैं, पैसे जो हैं वो गायब हो जाते हैं, जिसमें कि फिशिंग वगैरह के नाम बहुत प्रचलित आज के वक्त में हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे खुद को बचाव करें? तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड में अब ये एटीएम फ्रॉड, पैसे की चोरी हो जाना, ये बहुत आम बातें हो गई हैं। तो इनसे इसका मुख्य जो कारण है कहीं ना कहीं वो जो लोभ है व्यक्ति के बीच में है वो ज़्यादा हो गया है। तो इससे निपटने के लिए एक जो साधन है यहाँ कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके की घटना हुई है जिसमें आपकी पैसे की चोरी कर ली गई, ट्रांसफ़र कर लिया गया और आपको इसकी इमीडिएट अगर जानकारी होती है या किसी फ्रॉड के शिकार, आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, तो इमीडिएटली आप अपने जो कंसर्न बैंक हैं उनको आप इन्फॉर्म करें। सेकंड, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको अगर इस तरीके की घटना हुई है तो जैसे बिहार के संदर्भ में स्पेसिफिक मैं कह दूं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है यहाँ, उसी के अधीन एक सेल है, साइबर सेल। आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट करके अपनी जानकारी उनको प्रदान कर सकते हैं ताकि एक फॉर्मल एफआईआर लॉन्च हो के उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वो अदृश्य होता है, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है फॉर द टाइम बिंग, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सही समय पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराएं जो संस्था हैं इनके लिए जिनको अधिकृत किया गया है। साथ ही साथ आप जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर ज़रूर रिपोर्ट करें आप, क्योंकि वो भी आपका जो भी कंप्लेन है वो कंसर्न जो स्टेट हैं उनके अधीन जो काम कर रहे संस्था हैं इस पर्टिकुलरली डेडिकेटेड इस फील्ड में, उनको वो इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर वो कार्रवाई शुरू होती है। ज़रूरत पड़ने पे आपसे संपर्क किया जाएगा, जो भी विस्तृत इन्फॉर्मेशन आपसे है वो संस्था द्वारा आपसे संपर्क करके लिया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इमीडिएटली आपको रिमेडी के रूप में करना चाहिए इन सब से बचने के लिए, या कम से कम प्रिवेंशन के लिए कि आगे इस तरीके का कुछ ना हो। जी, क्या बात है। बहुत अच्छी जानकारी। और इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगी। उत्पीड़न पे जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनके साथ कोई उत्पीड़न का ऐसा घटना घटित हो गया, लेकिन जब साइबर क्राइम की बात आती है तो इससे पुरुष भी अभिन्न नहीं है, पुरुषों के साथ भी कई बार उत्पीड़न देखने को मिलता है। ये कैसे हो पाता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं? जी, तो जैसे आपने महिला की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर तबका बताया गया है इस फील्ड में, ख़ास करके डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम के संबंध में, तो उन्हीं को बताया गया है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं और कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको अनऑथराइज वे में एक्सेस करके उनकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करके और उनका मिसयूज किया जाना, उनको स्टॉक किया जाना,
उनसे रैंसम की मांग किया जाना, ये सब सारा जो है वो विमेन से संबंधित सेंट्रलाइज क्राइम है और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन फिर वही बात है, इनसे अगर निपटने की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स जो हैं खुले हुए हैं जो विमेन के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं उनके खिलाफ में जो हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए हैं। तो जैसे आपने बताया कि कोई क्राइम अगर विमेन के अगेंस्ट में होता है तो उस संबंध में आप जो है महिला आयोग इस सब में भी जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ साइबर सेल जो है वो एक्टिव है हर राज्य में लगभग, वहाँ भी आप अपना फॉर्मल कंप्लेंट डाल करके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जो मैन हैं उनके लिए भी तो सेम ही रूल एप्लीकेबल है, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी समय का बहुत महत्व है कि सही समय पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है उन संस्था को जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। जी आगे बढ़ूंगी अगर एक कदम तो हम बात करेंगे पहचान की चोरी की। पहचान की चोरी तब होती है जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और आज के ज़माने में कौन नहीं है सोशल मीडिया पर, आप क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? तो जैसे साइबर क्राइम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इसको कहते हैं हम लोग, और इसके लिए जो आईपीसी के अंतर्गत भी प्रावधान किए गए थे पूर्व में, बट एक सेंट्रलाइज एक्ट डेडिकेटेड वे में जो आईटी एक्ट 2000 कहलाता है इसको बनाया गया। अब इसको इनेक्ट करके इसमें प्रावधान किए गए। तो जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है इसमें बेसिकली इसका जो आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रतीत कराना कि वो मैं हूँ लेकिन वो व्यक्ति वो मैं न हो के कोई और है, उसको हम लोग ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन को उनसे ले लेना, किसी को पोर्ट्रे करके, किसी की आइडेंटिटी बन के कि शायद वो सेंसिटिव हो, वो व्यक्ति आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि आप स्ट्रेंजर थे उनके लिए। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन या फिर किसी तरीके की ठगी करना, पैसे की लेन देन कर लेना, तो ये सब जो है वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन के अंतर्गत आती है और इसी के डेफिनेशन के अंतर्गत है। तो इससे निपटने के लिए जो प्रावधान है तो तुरंत इमीडिएटली अगर आपके साथ कोई लेन देन का मामला आया है चीटिंग बाय पर्सोनेशन के माध्यम से तो इमीडिएटली आप अपने कंसर्न बैंक को इन्फॉर्म करें। उसके साथ साथ आप जो है साइबर सेल को इन्फॉर्म करें। अगर आपको लगता है कि साइबर सेल के पास जाने में कोई समस्या है तो नियरेस्ट थाना जो है आपका जो पुलिस स्टेशन उन पे जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत भी प्रावधान है जो कि अब नया एक्ट इनेक्ट हो गया है, वीएनएस जिसको बोलते हैं, वो सेम रिपीट कर गया है, बस सेक्शंस का अंतर आ गया है। तो वहाँ भी जाके आप एफआईआर लॉन्च फॉर्मल कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत आसान तरीका भी आपने बता दिया है। लेकिन जब आपने कानून के बारे में बताया है, किस तरीके से ख़ुद का बचाव कर सकते हैं वो बताया है, तो मेरे जहन में आ रहा है जो बात वो है आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट को बनाया ही इसलिए गया क्योंकि अब हम जो हैं एक टेक्नोलॉजी के ज़माने में, साइबर के ज़माने में जी रहे हैं। इसके विषय में बताइए। तो जैसा मैंने बताया कि साइबर क्राइम के बढ़ने से, ग्राफ को बढ़ने से ये ज़रूरत महसूस हुई कि उसको रेगुलेट करने की भी जो आज के परिदेश में आवश्यकता है उसकी महसूस की गई 2000 के आसपास। तो उस समय चूँकि इतना एडवांस तो नहीं था बट कुछ कंट्रोल और रेगुलेशन की आवश्यकता थी। तो 2000 के सन 2000 में आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ। उसमें मूल रूप से जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे जो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो या किसी अन्य प्रकार का ट्रांजैक्शन हो जो डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी प्रकार के डिजिटल हम लोग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उससे संबंधित को जितने भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ। इसमें बाय द टाइम फिर सन 2008 में ये आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ अमेंडमेंट करने की। तो वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे नए नए प्रकरण आने लगे और नए नए चीज़ें आने लगी जिनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से अमेंडमेंट 2008 में लाया गया, जिसमें साइबर आतंकवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया। ऑनलाइन फ्रॉड जो है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनको भी इसमें ऐड किया गया, क्राइम की कैटेगरी में लाया गया। तो ये आईटी एक्ट है जो 2000 का है जिसमें 2008 में अमेंडमेंट हुआ। क्या बात है। चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को एक संदेश आप दें। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत वेराइटीज़ प्रकार की साइबर क्राइम्स अभी आ गए हैं, जिसमें अभी डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक मूल केंद्र में अभी है। तो इस तरीके का कोई भी डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई भी अभी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो लोगों से बस यही हमारी अपील है
और एक थीम लाइन जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो साइबर सेल के अधीन जो है उसको बताया गया है लोगों को, मैं एक बस उसको ही दोहराना चाहूँगा कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। यही एक मूल मंत्र है साइबर क्राइम से बचने के लिए, निपटने के लिए। क्या बात है, आपने मूल मंत्र भी दे दिया और बहुत सारी जानकारियाँ भी दे दी साइबर क्राइम से बचने के लिए, कानून भी समझाएं। इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, थैंक यू। जी हाँ दर्शकों, तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, कितना जानकारीपूर्ण लगा, ये सब हमें बताना बेहद ज़रूरी है आपको। तो इसलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddk@gmail.com। अब आपको इसी मुस्कुराहट के साथ छोड़े जाती हूँ सुरीले से नगमे के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।